आइए आज फिगर ऑफ स्पीच। कल की वीडियो में हम 4 फिगर ऑफ स्पीच बताए थे, 5 बता दिए थे। आज उसके आगे देखते हैं जो कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए और अन्य तमाम परीक्षाएं जिसमें फिगर ऑफ स्पीच आती हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगी। इसमें से 7 फिगर ऑफ स्पीच इंटर के लिए भी यूजफुल है, बाकी सब बीए के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए। तो हाइपरबोलिक तक हम बताए थे। कल क्या क्या हम बताए थे आप पता होगा, इंटर में पढ़ चुके हैं। पहला हम सिमिली बताए थे, उसके बाद मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोली, इतना तक बता दिए थे। अगर आप उसको नहीं देखें वीडियो तो आप बिल्कुल उसको बीए फर्स्ट ईयर के नाम से प्ले लिस्ट है उसमें सर्च करके देख लीजिए या डायरेक्टली आप देख सकते हैं। अब देखिए आज एंटीथेसिस बताने जा रहे हैं। एंटीथेसिस अलंकार क्या होता है, ये इन एंटीथेसिस जो बुक में नहीं दिया गया है तो वो एंटीथेसिस हेडिंग डालने को वो हो गया है टाइपिंग मिस्टेक। आप वहाँ एंटीथेसिस समझ लीजिए, जहाँ इन एंटीथेसिस है उसके पहले आप एंटीथेसिस समझ लीजिए। ANTITHESIS। एंटीथेसिस माने होता है विपरीतता। एक ऐसा अलंकार विपरीतता अलंकार, क्लियर, जिसमें दो विपरीत बातें किया जाएगा। अपोजिट पूरा क्लाज रहेगा। जैसे ऑक्सीमोरॉन में विपरीत बातें होती हैं, एंटोनिम्स रहते हैं, दोनों अपोजिट वर्ड रहते हैं, लेकिन वहाँ तुरंत रहते हैं। जैसे लव इज बिटर, स्वीट बिटर और स्वीट दोनों आ गया। ही इज रेगुलरली इरेगुलर। लेकिन यहाँ क्या है, साथ नहीं आएंगे, क्लाज में आएंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। इन एंटीथेसिस कह रहे हैं विपरीतता में वन वर्ड आर आइडिया, एक शब्द या विचार सेट वो सेट किए जाते हैं अगेंस्ट द अदर, दूसरे के, टू सिक्योर माने सुरक्षित करने के लिए, एंड इफेक्टिव, यहाँ इफेक्टिव है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, EFFECTIV, इफेक्टिव कंट्रास्ट बाय बैलेंसिंग माने प्रभावशाली, कंट्रास्ट माने होता अंतर या फर्क, बाय बैलेंसिंग माने संतुलित करने के द्वारा। तो कहने मतलब यह है कि एक शब्द या विचार जो संतुलन करते समय संतुलित करके प्रभावशाली फर्क को सुरक्षित ढंग से दूसरे से बताते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल है आपका यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड माने क्या होता है, एकीकृत होता है, एकता से हम खड़े होते हैं। एंड डिवाइडेड वी फॉल, और बट जाने से हम क्या होते हैं, फॉल माने पतन हो जाना। इसका मेन अर्थ होता है संगठन से उत्थान और विभाजन से पतन, क्लियर। यूनाइटेड माने एक हो जाना, संगठन में रहना, स्टैंड माने उत्थान यानी खड़े रहना, और संगठन से उत्थान और विभाजन से पतन। तो विपरीत बातें हैं कि नहीं हैं इसमें, और दोनों एक साथ नहीं रहेंगी, दो क्लाज रहेगा। एक में कोई विपरीत बातें हैं, संगठन से उत्थान, फिर बताया जाएगा कि विभाजन से पतन, क्लियर। अगर लोग बढ़ जाएंगे तो विभाजन होगा। डिवाइडेड का आप यूनाइटेड का अपोजिट आपको डिवाइडेड मिल जा रहा है, लेकिन उसके साथ भी स्टैंड है, इसके साथ भी फॉल है, क्लियर। तो ये अगर ये लाइन आ जाएगी तो परीक्षा में कहा जाएगा कौन सा अलंकार है, 4 अलंकार का नाम दिया रहेगा, तो आपको एंटीथेसिस पे लगाना है। सही बात समझ में आ गया। दूसरा, टू अर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। आर्मिस होता गलती करना, ह्यूमन माने गलती करना मानव है, मतलब गलती मनुष्य से ही होती है। टू फॉरगिव डिवाइन, और क्षमा करना डिवाइन माने दैवी, क्षमा करना दैवी गुण है, ईश्वर का गुण है, क्लियर। अब देखिए क्या है, गलती करना मनुष्य का गुण, मनुष्य का स्वभाव है, और क्षमा करना दैवी गुण है, इस क्लियर। तो इस तरह से अब यहाँ क्या है, एक तो आ गया है गलती करना, इधर दे दिया फॉरगिव क्षमा करना, क्लियर। तो इस तरह से दोनों विपरीत बातें, मतलब गलती मनुष्य से ही होती है, लेकिन क्षमा कर देना भी दैवी गुण है, क्लियर। तो यहाँ इसको क्या कहेंगे हम, विपरीत बातें मिल रही हैं हमको, एंटीथेसिस अलंकार हो जाएगा। चलिए ऑक्सीमोरॉन देख लेते हैं। ऑक्सीमोरॉन इंटर में आप लोग पढ़ चुके हो। विरोधाभास अलंकार। इन ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास में टू अपोजिट वर्ड्स आर आइडियाज, दो विपरीत शब्द या विचार आर पुट टुगेदर, एक साथ रखे जाते हैं। मतलब विरोधाभास अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें वस्तुओं के दो विरोधी गुण एक साथ रखे जाते हैं, क्लियर। अपोजिट शब्द इसमें आ जाएगा, यही सबसे बड़ी पहचान है इसमें। देखते हैं, यही पहचान वाक्य दे देगा पहचानने के लिए, या फिर कह देगा इन विच फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटी आर पुट टुगेदर, क्लियर। परिभाषा से भी क्वेश्चन आ सकता है, किस अलंकार में दो विरोधी बातें एक साथ रखी जाती है, क्लियर। तो आपको बता देना है, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन। और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला
रहस्य है। ओपन माने खुला, जो सब लोग जानते हो, और सीक्रेट माने रहस्य। तो मतलब क्या, अपोजिट वर्ड आ गया ना, खुला भी है रहस्य भी है। हिज ऑनर रूटेड, उसका सम्मान, रूटेड इन डिसऑनर स्टूड, रूटेड माने जड़े, उसके सम्मान की जड़ें हैं इन डिसऑनर स्टूड, असम्मान में स्थित हैं, उसकी सम्मान की जड़ें असम्मान में स्थित हैं। कहने में अब देखिए यहाँ ऑनर और डिसऑनर आगे एक नहीं आ गया, क्लियर, ऑनर रूटेड डिसऑनर रूटेड, एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट, और विश्वास अनफेथफुल माने अविश्वास, केप्ट माने रखा है, हिम फाल्सली ट्रू। अब इसमें क्या, फाल्सली माने गलत ढंग से, ट्रू माने सत्य। अब देखिए यहाँ फेथ माने विश्वास, अनफेथफुल अपोजिट मिल गया ना, यहाँ फाल्सली माने गलत ढंग से, ट्रू माने सच्चा, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इन सभी शब्दों में कौन सा अलंकार है, ऑक्सीमोरॉन। अगला है टाइम इज पास्ट, समय बीत गया है, एंड ऑल इट्स आइकिंग जॉयज, और इसके सभी आइकिंग माने दर्द पहुंचाने वाले, जॉयज माने आनंद, आर नाउ नो मोर, अब नहीं है। अब देखिए क्या है, आइकिंग माने क्या, आइक माने दर्द होता है ना, जैसे हेडेक सुनते हैं, एक माने आइक का एंजी फॉर्म आइकिंग है, क्लियर। जॉय माने आनंद, अब आइकिंग माने दर्द भी है, जॉय में से आनंद भी, तो दो अपोजिट वर्ड मिल गए ना, तो इसलिए इसमें अलंकार है ऑक्सीमोरॉन। और इसके अलावा नीचे की लाइन में भी है डिजी इज रैप्चर्स, डिजी माने चक्कर सा आना, रैप्चर्स माने आनंदित। अगर इधर चक्कर सा भी आ रहा है, इधर रैप्चर्स आनंदित भी है, खुश भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलिए अब अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है हमारा अलिट्रेशन। अलिट्रेशन माने होता है जैसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है जो, क्लियर, उसी तरह से अंग्रेजी में अलिट्रेशन। तो इन अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार में देयर इज द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेम साउंड। रिपीटिशन ऑफ माने होता है पुनरावृत्ति, वर्ड्स माने शब्द, सेम साउंड माने एक ही जैसी आवाज़। तो कहने अनुप्रास अलंकार में एक ही जैसी आवाज़ की शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, आर द रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर, अथवा एक ही जैसे अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, आर सिलेबल अथवा शब्दखंड की पुनरावृत्ति होती है, एट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more वर्ड्स, 2 या और अधिक शब्दों के शुरुआत में ये सब पुनरावृत्ति होती है। बात समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, 2 से ज़्यादा शब्द रहेंगे तो उनकी पुनरावृत्ति होगी शुरुआत में ही, क्लियर। जैसे हिंदी में आप पढ़े होंगे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई, चंदू की चाची ने उसको चीख चीख खाई। इस तरह से चाचा की तमाम सब बार रिपीटिशन हो रहा है ना, ठीक है। तो उसी तरह से अंग्रेजी में भी है, क्लियर। अब देखिए क्या है कि यहाँ हाई, हाउ हाई, हिज हाईनेस, होल्ड हिज हार्टी हेड, सभी शब्दों में यच शब्द की रिपीटिशन हो रही है। हा शब्द आ रहा है, यच शब्द, तो इसमें कौन सा अलंकार बताना पड़ेगा आपको, अनुप्रास अलंकार, अलिट्रेशन, क्लियर। ए लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड। अब यहाँ क्या है, लर्निंग लंबरिंग दोनों में ला आ गया कि नहीं आया, ये ला आ गया, तो कम से कम 2 शब्दों में आना जरूरी है, उसके बाद चाहे जितने में आ सकता है, बात अलग है। अब देखिए हिज हेड में भी है, क्लियर। ए स्ट्रांग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ फेट। अब यहाँ स्ट्रांग में यस है, स्ट्रगलिंग में यस है, स्टॉर्म में यस है, सब में यस है नहीं, तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, अलिट्रेशन। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। जैसे एक शब्द है आई सा, ए सा, इन सा, या से डब्लू 3 बार आएगा, आई सा, ए सा, इन सा। मैंने ताखे पे एक आरी देखा, इसकी हिंदी होती है समिस देखना, समिस आरी भी होता है, समिस ताखा भी होता है, क्लियर। और इसी तरह से आई सा, ए सा, बट कुड नॉट सा, एक आरी देखा जिससे चीरा नहीं जा सकता। इस तरह इन सभी में कौन सा अलंकार है, यस यस रिपीटिशन। अब चल देखते आगे। ऑनोमेटोपिया, ऑनोमेटोपिया माने होता क्या, ध्वनि सूचक अलंकार, इंटर में पढ़ चुके हैं आप लोग, क्लियर। तो इन ऑनोमेटोपिया ध्वनि सूचक अलंकार में साउंड सजेस्ट, आवाज़ सुझाव देती है, मीनिंग माने अर्थ का, आर सेंस अथवा समझ का, मीनिंग जो है उसके अर्थ या समझ का सुझाव दे देती है। चलिए एग्जाम्पल इसका देख ले रहे हैं। तो कोई भी एक बात इतना जान लो, ऑनोमेटोपिया में कोई भी आवाज़, चाहे आदमी की आवाज़, बंदूक की आवाज़, गर्जना की आवाज़, कोई भी आवाज़, आवाज़ तो आवाज़, आवाज़ की बात किया जाएगा तो ऑनोमेटोपिया, ठीक है, ध्वनि सूचक अलंकार रहे। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू माने होता है घंट, ठीक है, कर्फ्यू टोल्स माने घंटियाँ बजती हैं, नेल ऑफ पार्टिंग में दिन के समाप्ति पर, क्लियर, दिन के समाप्ति पर गिरजाघर की घंटियाँ
बजती हैं। ये आपका एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, इंटर में पढ़े हो आप लोग, उसी से ली गई है। क्लियर? तो यहाँ घंटी बज रही है ना, ठीक है, कर्फ्यू टोल्स, टोल्स मीन्स बजना, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि घंटी बजेगी तो आवाज़ होगी कि नहीं होगी? तो सीधी सी बात है, अलंकार है। कर्फ्यू मतलब गिरजाघर की घंटी, ठीक है। टोल्स माने बजती है, रिंग्स। दूसरा है द मर्मरिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज। मर्मरिंग माने बड़बड़ाना, वही धीमी आवाज़ में कहना। हॉन्ट माने बार बार आना, फ्लाइज माने मक्खियाँ। समर यूज माने गर्मी के, यू मीन्स संध्या। गर्मी की संध्या को या शाम को मक्खियों का बार बार, ठीक है, आवाज़ करते हुए आना, मतलब आती रहती हैं, मतलब मधुमक्खियाँ भनभनाती रहती हैं। तो सीधी सी बात है, जब आएंगी भनभनाएंगी तो आवाज़ करेंगी तो ध्वनि सूचक अलंकार। द रेंड विथ ट्रिमेंडस साउंड, रेंड विथ ट्रिमेंडस साउंड मतलब भयानक आवाज़ के साथ। योर ईयर्स तुम्हारे कान, एसेंडर माने होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। विथ गन बंदूक से, ड्रम माने ड्रम माने नगाड़ा से, ट्रम्पेट माने तुरही से, एक प्रकार का वाद्यंत्र है। ब्लंडर, ठीक है, ब्लंडर बस माने होता है बंदूक, एक प्रकार की खुले मुंह वाली बंदूक होती है। थंडर माने गर्जना। इन सभी से कहना कि विशाल आवाज़ होती है तुम्हारे कानों, विशाल आवाज़ तुम्हारे कानों को टुकड़े टुकड़े कर देती है, जो बंदूक, ड्रम, तुरही और खुले मुंह वाली बंदूक से और गर्जना से हो रही है। क्लियर? तो आवाज़ की बात किया जा रहा है, सीधी सी बात है, ऑनोमेटोपी। इस तरह से बहुत सारे हैं, जैसे कैट्स म्यू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती हैं। द स्नेक से, सांप फुसकार मारता है। द लायन रोड, शेर दहाड़ता है। इस तरह से तमाम सारे आते हैं। क्लियर? आई हर्ड ए वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग, मैं चट्टान पर पानी के छप छप करने की आवाज़ सुना। ये सभी अलंकार में ऑनोमेटोपी है। क्लियर? चलिए हम देख लेते हैं, अगला अलंकार है सरकाज। कौन सा अलंकार? सरकाज्म। ये सरकाज्म कौन सा अलंकार? सरकाज्म माने होता है व्यंग्योक्ति। व्यंग्योक्ति, किसी को व्यंग बोलो, ताना मारो। क्लियर? उसी को कहते हैं सरकाज्म, व्यंग्योक्ति। क्लियर? तो सरकाज में जो डायरेक्ट अटैक, सरकाज में एक सीधा अटैक होता है। अटैक मतलब आक्रमण, बातों का प्रहार। क्लियर? द आथर से लेखक कहता है व्हाट ही मीन्स, जिससे उसका मतलब होता है। क्लियर? मतलब लेखक जो कहता है उसका उसी से मतलब होता है। सीधे अटैक किया जाएगा शब्दों के माध्यम से, सरकाज्म कहा जाएगा। क्लियर? व्यंग्योक्ति या ताना, किसी को ताना मारते हो ना, व्यंग करते हो, वही चीज। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। गॉड मेड हिम, भगवान ने उसे बनाया, एंड देयरफॉर, और इसीलिए, लेट हिम पास फॉर ए मैन, उसे एक आदमी की तरह गुजर जाने दो। यहाँ जो जेट हिम किताब में नहीं दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, उसको लेट कर लीजिए, LET। क्लियर? भगवान ने उसे बनाया इसलिए तो उसे आदमी के रूप में गुजर जाने दो। क्लियर? तो यहाँ भी क्या, एक व्यंग ही बोला जा रहा है ना, भगवान ने उसे बनाया, जो कह रहा है उसको भी तो उसे भगवान ने बनाया है, वो भी तो आदमी की तरह ही गुजरेगा, लेकिन बता रहे हैं कि उसको ऐसी व्यंग्यपूर्ण बातें कह दे रहे हैं। क्लियर? एक हिसाब से व्यंग्य कर रहे हैं कि भगवान ने उसे बनाया, जैसे इनको बनाया ही नहीं है। क्लियर? अगला है ए बीइंग इरेक्ट अपॉन टू, यहाँ भी जेक्स नहीं रहेगा, लेग्स रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ए बीइंग इरेक्ट, इरेक्ट माने खड़ा होना, अपॉन टू लेग्स, दो पैरों पर, दो पैरों पर खड़ा होने के नाते, एंड बियरिंग द सेम्बलेंस ऑफ ए मैन, सेम्बलेंस माने होता है सादृश्य या झलक, ऑफ ए मैन, एक मनुष्य की, दो पैरों पर खड़े होने के नाते और एक मनुष्य की झलक धारण करने के नाते। क्लियर? अब यहाँ बताइए, जो आदमी कह रहा है वो भी तो दो पैरों पे खड़ा होता है, उसके अंदर भी तो मनुष्य की झलक है, लेकिन अगले आदमी को भी ऐसा कह के वो व्यंग मार रहा है। क्लियर? ये डिकेंस जो है राइटर हैं, इनका लिखा हुआ ये लाइन है, ठीक ना, कोई रचना है उसमें इन्होंने ये लाइनें दी हैं। अगला है वी क्रिश्चियन हैव जस्ट एनफ, हम ईसाइयों के पास पर्याप्त होता है, पर्याप्त रूप में, जस्ट एनफ माने काफ़ी होता है, कुछ तुरंत। रिलीजन माने होता है धर्म, टू मेक ए हेट, घृणा करने के लिए। कह रहा है कि हम ईसाइयों के पास घृणा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धर्म, ठीक धर्म होता है, बट नॉट एनफ टू मेक अस लव, लेकिन हमें प्रेम करने के लिए धर्म नहीं होता हमारे पास। ईच अदर माने एक दूसरे से। ये स्विफ्ट है, जोनार्दन स्विफ्ट है, एक राइटर है, उनकी लिखी हुई लाइन है। क्लियर?
तो मतलब उन्होंने व्यंग मारा है ईसाइयों के ऊपर, खुद ईसाई है, तो कह रहे हैं कि हम ईसाइयों के पास जो है घृणा करने के लिए पर्याप्त धर्म होता है, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करने के लिए जो है पर्याप्त नहीं, प्रेम नहीं होता है। क्लियर? धर्म नहीं होता है। कारण मतलब ईसाई और यहूदी में देखिए होता क्या कि ईसाई जो ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था तो वो राजा क्या था, वो यहूदी था। क्लियर? इसलिए ईसाई और यहूदियों में कभी पटती नहीं है। साइलाक और देखिए एंटोनियो इंटर में बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ईसाई यहूदी में झगड़े धर्म को लेकर इस तरह से हमेशा होते रहते हैं। ईसाइयों के अंदर एक बात हमेशा रहती है कि यही यहूदी लोग थे जो हमारे भगवान को मरवा दिए थे। क्लियर? तो इस तरह से वही कह रहे हैं कि ईसाई लोग कह रहे हैं कि हमें धर्म को लेकर घृणा करने की हमारे अंदर तो पर्याप्त भावना होती है, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करने की भावना नहीं होती है। तो एक हिसाब से क्या है, खुद भी ईसाई हैं, दूसरे ईसाइयों को व्यंग कर रहे हैं। क्लियर? आगे देखते हैं आयरनी। आयरनी माने भी व्यंग होता है। क्लियर? व्यंग या ताना, इसमें भी इस माने भी वही होता है। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेते हैं। उसमें डायरेक्ट अटैक किया जाता, जो कहना है सीधे कह दिया जाएगा, और इसमें क्या है, व्यंग्योक्ति में आयरनी में कहा जाएगा लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, सीधे नहीं कहा जाएगा। क्लियर? देखते हैं कैसे कहा जाएगा इसे। डिफरेंस बिटवीन रियलिटी, डिफरेंस माने अंतर, बिटवीन रियलिटी, रियलिटी माने तो वास्तविकता, एंड अपीयरेंस माने दिखावा, क्रिएट्स आयरनी, आयरनी को उत्पन्न कर देता है। वास्तविकता और दिखावे के बीच में अंतर जो है व्यंग उत्पन्न कर देता है, आयरनी उत्पन्न कर देता है। क्लियर? कोई चीज़ मतलब दिखने में जैसा है वैसा वास्तविकता में नहीं है, तो इस तरह की बात रहेगी तो आयरनी होगा। क्लियर? जैसे कोई आदमी किसी को कहे कि आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, और वास्तव में स्मार्ट खुद कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको इस तरह से कह के व्यंग मार दिया गया है। क्लियर? उसका मतलब मेन कहने का कुछ और है। ठीक है? दिखावे में कुछ है, वास्तविकता में कुछ है, तो आयरनी उत्पन्न कर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, आई फियर, मुझे डर है, आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, कि मैं सम्माननीय आदमियों के साथ गलत कर रहा हूँ। क्लियर? हुज डैगर्स, डैगर्स मीन्स खंजर या कटारी, जिसके खंजर हैव स्टैब्ड सीजर, सीजर को स्टैब माने मार दिए हैं, खंजर से मारना, चाकू से मारना, तलवार से मारना, स्टैब करना, छुरा घोंपना। ये शेक्सपियर के नाटक की लाइन है। तो इसमें भी मतलब जो पात्र कह रहा है, तो कह रहा है कि आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, मुझे डर है कि मैं सम्माननीय आदमियों से अन्याय कर रहा हूँ, जिसके छुरे ने जो है सीजर को जो है मारा। क्लियर? तो एक हिसाब से वो ये कहना चाहता है डर है कि अन्याय कर रहा हूँ, जबकि उसे डर और नहीं है। वो एक हिसाब से सम्माननीय आदमी के साथ अन्याय कर रहा हूँ, भले कर रहा, लेकिन उसके हिसाब से ये लोग सम्माननीय आदमी नहीं है, अन्यायी आदमी है। क्योंकि भाई जो मतलब मारे हैं, अगर छुरा किसी की आत्महत्या कर दिए हैं तो वो सम्माननीय आदमी तो है नहीं। क्लियर? उनका सम्मान कहाँ है? वो तो ठीक है, षड्यंत्रकारी थे ये लोग, साजिश करता थे। ठीक ना? ये जूलियस सीजर नाटक है शेक्सपियर का, उसी से लाइन ली गई है। 8 ब्रूटस से, ये भी उसी नाटक से ही लाइन है। फिर भी ब्रूटस कहता है ही वाज एम्बिशस, कि वह महत्वाकांक्षी था। क्लियर? कि ब्रूटस कहता था कि मतलब जूलियस सीजर को जिसको मारा गया था उसके लिए कहता था कि वह महत्वाकांक्षी था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस एक सम्माननीय आदमी है। क्लियर? तो ये भी शेक्सपियर के लिखे हैं नाटक है उनका जूलियस। तो इसमें भी कहने का मतलब ये है कि जो ये कह रहा है ये एंटोनियो की स्पीच है। एंटोनियो उसमें एक है ब्रूटस की, शेक्सपियर का फेथफुल, उसका जूलियस सीजर का दोस्त था। क्लियर? तो उसके कहने का मतलब ये है कि ब्रूटस सम्माननीय आदमी है नहीं। क्लियर? लेकिन वो कह रहा है ब्रूटस एक सम्माननीय आदमी, ब्रूटस पर व्यंग कर रहा है। क्लियर? क्योंकि वो जान रहा है कि ब्रूटस ने सीजर की हत्या कर दी है, तो कहाँ सम्माननीय आदमी। क्लियर? अच्छा इंसान भी षड्यंत्रकारियों के साथ साजिश करने के लिए शामिल हो गया था, तो सम्माननीय नहीं रह गया, तो इसलिए लेकिन उसको व्यंग ऐसा किया जा रहा है। चलिए आगे, ये सब लाइन आप पढ़े रहो ताकि परीक्षा में आ जाए तो छांटने में दिक्कत ना। नो डाउट, एक और उदाहरण दिया गया, नो डाउट माने कोई संदेह नहीं है, बट ये आर द पीपुल, लेकिन तुम ही तो लोग हो, एंड विजडम शैल डाई विथ यू, और बुद्धिमानी तुम्हारे साथ मर जाएगी। क्लियर? तो कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम तो लोग हो और बुद्धिमानी तुम्हारे साथ ही मर जाएगी। क्लियर?
तो ये भी एक हिसाब से व्यंग्य है कि तुम तो लोग हो, तो क्या वो लोग नहीं है, वो भी तो आदमी थे, और बुद्धिमानी तुम्हारे साथ मर जाएगी। मतलब क्या है, तुम लोग जो है बुद्धिमान भले हो लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, मर जाओगे भले। क्लियर, एक हिसाब से व्यंग्य किया जा रहा है। अगला अलंकार आपका है पन। पन माने होता है श्लेष अलंकार। जैसे हिंदी में श्लेष अलंकार पढ़े हो ना, पानी गए न उबरे मोती मानिस, मानुस चून, पानी माने इज्जत, पानी माने पीने वाला पानी। क्लियर, तो इस तरह से तमाम सारी बात। तो पन उसी को कहते हैं अंग्रेजी में। ए पन इज ए प्ले अपॉन वर्ड्स। पन किसे कहते हैं? प्ले अपॉन वर्ड्स। पूछ लिया जाएगा व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज प्ले अपॉन वर्ड्स, तो पन। क्लियर, प्ले अपॉन वर्ड्स माने शब्दों पर खेला जाता है, मतलब शब्द का खेल होता है, क्योंकि एक ही शब्द के ज़्यादा अर्थ होते हैं ना, इसीलिए प्ले अपॉन वर्ड्स कह दिया गया। जैसे पानी माने इज्जत, पानी माने पानी, पीने वाला पानी, तो दो शब्द हो गया ना, इसमें श्लेष हो गया, क्योंकि शब्दों का खेल है ना। ऐसे शब्द कभी यूज किए गए उसका एक से ज़्यादा अर्थ निकल जाता है, ठीक ना। तो वही प्ले अपॉन वर्ड्स। इन इट, इसमें वर्ड्स आर यूज्ड, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सच ए वे, इस ढंग से, दैट डिफरेंट मीनिंग क्रिएट, कि डिफरेंट माने अलग अलग, मीनिंग माने अर्थ, क्रिएट उत्पन्न करते हैं, ह्यूमर हास्य उत्पन्न करते हैं, एडमायरेशन प्रशंसा उत्पन्न करते हैं, एंड सरप्राइज और आश्चर्य उत्पन्न करते हैं। क्लियर, तो चलिए देख लेते एग्जाम्पल। देखिए इसमें जो है एग्जाम्पल है, इफ लाइफ वर्थ इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है? दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर, या तो निर्भर करता है अपॉन द लिवर माने जीवित रहने वाले पर। क्लियर, लिवर माने देखिए जीवित रहने वाला, लिव मिस रहना भी होता है। क्लियर, दोनों चीज़ होता है। और वर्थ माने कीमत भी होता है, योग्य भी होता है। तो इस तरह से इसमें क्या है, अलंकार है, पन है कि क्या जीवन जीने योग्य है। लिविंग मिस रहना भी होता है, जीवित रहना भी होता है। क्लियर, इसमें पन का अलंकार का प्रयोग है। अब दूसरा है द पर्सन टोल्ड द सेक्सटन। पार्सन, पार्सन माने पादरी होता है। क्लियर, PAR है, PER नहीं है। क्लियर, पादरी। टोल्ड द सेक्सटन, सेक्सटन माने होता है गिरजाघर। पादरी ने गिरजाघर को बताया, एंड सेक्सटन टोल्ड द बेल, और गिरजाघर ने टोल्ड द बेल, घंटी को बजाया। क्लियर, अब गिरजाघर यहाँ दूसरा है, सेक्सटन माने गिरजाघर भी होता है, गिरजाघर थोड़ी घंटी को बजाएगा, गिरजाघर में रहने वाला व्यक्ति। क्लियर, घंटी को बजाया, ठीक है, तो बेल मिस घंटी। अब यहाँ क्या है, इसमें जो है पन का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए बेल मिस घंटी भी होता है ना, बेल में इसमें पन है, क्योंकि घंटी भी होता है इसी माने, और एक होता है इसका अर्थ होता है संगीत पात्र, जो संगीत का जो पात्र होता है, या दलपुंज भी होता है। क्लियर, तो बेल में घंटी भी होता है, दलपुंज भी होता है। तो इस तरह से इसमें पन का प्रयोग हुआ। अगला, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन। एम्बेसडर माने राजदूत होता है, जो राजा के द्वारा दूत होता है। तो दूत जो है क्या करता है, इज एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति है। हु लाइज अब्रॉड, जो बाहर रहता फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की भलाई के लिए। कह रहा है कि एम्बेसडर तो एक जो है ईमानदार आदमी होता है, जो अपने देश की अच्छाई के लिए, गुड मीन्स अच्छाई या भलाई के लिए, अब्रॉड में बाहर रहता है। अब यहाँ देखिए लाइज में पन है आपका, क्योंकि लाई मिस होता है, यहाँ रहने का अर्थ लिया जा रहा है। लाई मिस रहना, निहित होना, और लेकिन लाई माने झूठ बोलना भी होता है। एक हिसाब से देखा जाए कि जो अपने देश की अच्छाई के लिए बाहर झूठ बोलता है, ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है, रहता भी है। तो इस तरह से, लेकिन रहने का सेंस यहाँ है। ठीक, तो इसमें पन का प्रयोग हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको आगे और बाकी अलंकार आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।